हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन हब। दोस्तों, सहायक आचार्य को लेकर के एक अपडेट है। वो क्या है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। एक्चुअली क्या है ना कि विज्ञापन संख्या जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये विज्ञापन संख्या 13/2023 जो किस के रिगार्डिंग था, तो स्पेशल एजुकेशन टीचर के रिगार्डिंग था। जो स्पेशल एजुकेशन टीचर का जो विज्ञापन निकला था उसके अकॉर्डिंग है। और सहायक आचार्य में जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है या सहायक आचार्य के जो भर्ती लिया गया है उसकी कंपेयर को किया गया है किसके साथ, तो प्रदीप कुमार एनसीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के विज्ञापन के द्वारा। और उसमें बताया गया है कि क्या नॉर्मलाइजेशन करना, लागू करना किस हद तक सही था तो कि नहीं था, इसके बारे में बताया गया। मैं आपको पूरा पेपर दिखाऊंगी उस टाइम का जो आया है कोर्ट के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि प्रदीप कुमार के एनसीईटी दिल्ली के विशेष शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन 1/2013 के जजमेंट की तुलना सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन 13/23 के पर लागू करने पर निम्न बिंदुओं पर तुलनात्मक विचार किया जाना चाहिए। देखिए, ये सब बातें हो रही है, ठीक है। अब क्या क्या हो रही है, तो पहला, प्रदीप कुमार केस के जजमेंट में प्रदीप कुमार दिल्ली राज्य का प्रमाणित ओबीसी नहीं था। देखिए, है ना, प्रदीप कुमार जो थे वो केस के जजमेंट में प्रमाणित दिल्ली का कोई ओबीसी नहीं था, वह दूसरे राज्य का, राजस्थान का ओबीसी था, ओबीसी का निवासी था। जबकि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी झारखंड राज्य के ही निवासी हैं। देखिए, यहाँ पे सब बोल रहा है कि जबकि सहायक आचार्य में आरक्षित वर्ग, जितना भी आरक्षित वर्ग है वो झारखंड राज्य के ही निवासी है, ठीक है। ये बोल रहा है, ये मैंने इससे बहुत सारे चीज़ों को कट किया है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा लंबा था इसलिए मैंने बहुत छाँट के निकाला है। दूसरा, एनसीईटी दिल्ली के शिक्षक में विज्ञापन खंडिका, ये सब है, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए, यूआर एसटी एससी ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप एटसेट्रा कैटेगरी के लिए मुख्य परीक्षा से पहले कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक तय नहीं किए गए थे। जबकि सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन 13/23 में मुख्य परीक्षा में सभी वर्गों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक तय किए गए थे। मतलब बताया जा रहा है कि इसमें कैटेगरी, सहायक आचार्य में तो कैटेगरी, हर कैटेगरी का अपना एक क्राइटेरिया था कि 33%, 40% ऐसे था ना, वही बताया जा रहा है। जो इस प्रकार है, यूआर ईडब्ल्यूएस 40%, BC1 34%, BC2 36.5%, ST/SC फीमेल 32%, प्रिमिटिव ST 30%, ठीक है। इस जजमेंट में कहा गया है कि विकास श्रृंखला निर्णय मामले में कुछ विशिष्ट तथ्यों के कारण लिया गया। उसमें शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया में यह, इसके आगे देखिए यहाँ पे है दोस्तों, यह निर्धारित किया गया था कि प्रत्येक अभ्यर्थी के अंतिम परिणाम की गणना 20% उम्मीदवारों के टैट परिणाम अंकों पर आधारित होगा। देखिए, टैट परिणाम के आधार पर आधारित होगा 20%, जिसमें स्वाभाविक रूप से कुल योग में उस अभ्यर्थियों की तुलना में कम अंक प्राप्त हुए अनारक्षित श्रेणी में उपस्थित हुए थे और उन्हें, जिन्होंने उत्तीर्ण अंकों में से ऐसी छूट का लाभ नहीं उठाया था। इन तथ्यों में से यह माना गया कि 20% घटकों में प्रमाणित कम अंक आरक्षित उम्मीदवारों को दी जाने वाली पात्रता के लाभों को निष्प्रभाव कर देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, देखिए, पात्रता के लाभों को निष्प्रभावी कर देंगे। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में विभिन्न विषयों की परीक्षा ली गई तथा प्रांतों का सामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन किया गया। देखिए, यहाँ पे बोला है कि नॉर्मलाइजेशन किया गया। अब देखिए यहाँ पे, दिल्ली की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में आवश्यक अर्हता में सीबीएसई द्वारा ली गई सीटेट उत्तीर्णता की मांग की गई, जो कि सीबीएसई द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष बार आयोजित की जाती है। 2 वर्ष में, एक वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। अगर कोई उम्मीदवार एक बार आरक्षित वर्ग से सीटेट उत्तीर्ण हुआ तो उसके पास हर 6 महीने में यूआर में सीटेट उत्तीर्ण करने का अवसर प्राप्त होता है। देखिए, यहाँ लिखा है ना, चूँकि झारखंड में जैक रांची द्वारा जेचेट ली जाती है, जो वर्ष 13 और 16 के बाद आयोजित नहीं हुई है। देखिए, नहीं हुई है।
अगर कोई अभ्यर्थी वर्ष 2016 में जेटेट आरक्षित वर्ग में उत्तीर्ण किया हो तो उसे अपने आरक्षित वर्ग में उत्तीर्ण किया तो उसे अपने अंकों में सुधार का वर्ष 2023 तक या नियुक्ति परीक्षा में डीवी तक 9 वर्षों तक कोई अवसर ही नहीं मिला। मतलब अगर कोई अपने कैटेगरी में पास नहीं कर पाया है या पास किया है तो उसे अपने मार्क्स में सुधार करने का जो दोबारा मौका है वो उसको दिया ही नहीं गया है, क्योंकि 9 वर्ष से एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, अब देखिए 9 वर्षों से पहले किए गए जेटेट में प्रतिशत का 9 वर्ष बाद दिए गए मुख्य परीक्षा में बिना किसी परीक्षा पूर्व सूचना के चयन का आधार बनाया कहाँ तक उचित है। मतलब ये बोल रहा है कि 9 वर्ष तक एग्ज़ाम ही नहीं लिया गया और बिना कोई सूचना का, मतलब कोई जेटेट नहीं निकाला गया, किसी तरह का कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं दिया गया और उसमें फिर डायरेक्ट एग्ज़ाम ले लिया गया, ये कहाँ तक सही है। ठीक है, अब देखिए प्रदीप कुमार का जजमेंट दिल्ली शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन की शर्तों को लागू करने में मदद करता है कि दूसरे राज्य के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, जबकि जजमेंट सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन के शर्तों के विपरीत लागू किया गया है, क्योंकि इसकी कंडिका 19 का उल्लंघन हो रहा है। देखिए ये पता है सबको कि ये 19 का ये हो रहा है, हनन हो रहा है। इस प्रकार जजमेंट हमारे नियुक्ति प्रक्रिया में लागू करना कहाँ तक सही है। देखिए यहाँ बोला गया है ना कि ये जजमेंट हमारे नियुक्ति प्रक्रिया में लागू करना कहाँ तक सही है। अब बताते हैं दोस्तों इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा सहायक आचार्य की भर्ती में। तो आपको मैंने पूरा ऑर्डर कॉपी दिखा दिया दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा सहायक आचार्य के एग्ज़ाम में। तो ये वक्त बताएगा दोस्तों। ये नेक्स्ट वीक मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये नवंबर तक इसका जो भी इफ़ेक्ट पड़ने वाला है ना, क्या इसका मेन कंक्लूज़न निकला, इसकी ऑर्डर कॉपी आ जाएगी। उसके बाद मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँगी कि ये क्या हो रहा है, इसमें पूरा सुनवाई हुआ क्या, किस मामले पे हुआ, कहाँ तक बात पहुँचा। अभी फ़िलहाल सहायक आचार्य का सब कुछ हो चुका है, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जॉइनिंग लेटर भी मिलना स्टार्ट हो चुका है। बहुत दो ज़िलों में मिल चुका है, बाकी ज़िलों का भी मिलना स्टार्ट होगा। तो ये थी हमारी अपडेट दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।